Good morning. Now, what are life processes? All living things perform life processes which are actually very important to make them alive and functioning very well. These life processes include nutrition, excretion, reproduction, movement, respiration, growth, and sensitivity. Now here our first topic is nutrition. You can give me answers in your chat box. I can see. तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, कैसे फूड का यूज होता है, कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है, इसी चीज को हम अच्छे से पढ़ते हैं, है ना? सो न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डेली बॉडी में लेते हैं, डेली डाइट में लेते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी के लिए इंटरेक्ट करते हैं, कैसे यूजफुल होता है ना? तो ये होता है क्या? न्यूट्रिशन। एंड अदर सब्सटेंसेस व्हिच इज एक्चुअली फाउंड इन द फूड और फ्रूट्स, है ना? अलग अलग जगह से हमें मिल सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूट्रिएंट या अदर सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज they actually help in the maintenance of the normal body physiology, growth, reproduction, normal health, and they also help the body to fight against diseases. Is it clear? Okay. अब फूड है तो फूड के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते होंगे, यानी फूड को इनटेक करना। जैसे न्यूट्रिशन की हम बात करें, न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं, यानी फूड इनटेक होगा, फिर उसका यूज होगा। तो हम नॉर्मली इसको 5 डिफरेंट स्टेप्स में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड को इनटेक किया, यानी हमने खाना खाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? एब्जॉर्प्शन होगा। इनटेक करने के बाद नॉर्मली डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका यूज होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। क्लास 10th के लेवल पे डिवाइड करना चाहें, बांटना चाहें, तो 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो सभी ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी ग्रीन प्लांट्स। इसके साथ साथ कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन चूज करते हैं, है ना? ये समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेरी गुड। जहां कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना, मैं बिल्कुल देख रहा हूं आप लोगों को। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरो का मीन्स होता है डिफरेंट, यानी जो खुद से फूड प्रिपेयर ना कर पाते हो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और सभी के सभी एनिमल्स ऐसा करते हैं। इसके अलावा नॉन ग्रीन प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है फंजाई, ठीक है ना? फंजाई भी ऐसा करते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कह देते हैं। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है?
ठीक है, अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स की स्पेशल क्वालिटी होती है। इज इट क्लियर? It may be defined as the process in which an organism can synthesize its own food using simple inorganic components. और इसके लिए ग्रीन प्लांट्स को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे तो इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर? ओके, गुड। फर्दर, autotropic nutrition can simply divide it into two different parts. First one is the photosynthesis and the second one is what? Chemosynthesis. Chemosynthesis. Okay? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट का यूज होता है, जो ऊपर से सन आती है उसकी लाइट का यूज होता है। और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? ओके, हर्ष मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, दक्ष शैडो गुड मॉर्निंग, राकेश गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, देव मिश्रा गुड मॉर्निंग, प्रीति गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए, फोटोसिंथेसिस क्या है अब इसको समझते हैं। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है। देखिए, मैंने नोट्स भी बगल में पेस्ट कर दिए हैं जिससे कि आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए डेफिनेशन लिखना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना? तो नोट्स आप देखते रहिए और इसको समझते रहिए। सिंपली, फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which simple inorganic compounds जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं और वाटर H2O जब ये जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है? आप जानते हैं C6H12O6। क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है, ओके। तो ये होता है ग्लूकोज, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, यानी ये जो केमिकल प्रोसेस होगा, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। आगे अभी हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, और कैसे कंप्लीट होती है। लेकिन उसके पहले ये समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज हेल्पफुल है। जैसे सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमको चाहिए ही चाहिए, वाटर हमको चाहिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों ही चाहिए। इसके अलावा सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना तो ये प्रोसेस ही नहीं होगी। उसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, वो ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो प्लांट के अंदर एंटर कैसे करेगा? कैसे? तो लीफ पे पोर लाइक, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर होना? तो वो स्टोमेटा नॉर्मली तो रात के समय क्लोज होता है और दिन के समय ओपन हो जाता है। तो जब दिन के समय ओपन होता है, यस, उस टाइम में CO2 बाहर से अंदर की ओर एंटर करता है और अंदर जो O2 बना है वो बाहर निकलता है। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गैस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ पोर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, है ना? स्टेम पे भी हो सकता है, लीफ पे भी हो सकता है। नॉर्मली ग्रीन पार्ट्स में होते हैं और अपर पोर्शन पे लीफ के थोड़े कम होते हैं, बट लोअर पोर्शन में ठीक ठाक अमाउंट में मिलते हैं। तो कभी आपको देखना हो तो लीफ को लीजिए, उसको हल्का सा स्क्रैच कीजिए, ऊपर के लेयर निकालिए,
माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और देखिए, आपको पोर दिख जाएंगे, बहुत सुंदर दिखते हैं, बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी के। ओके, टिपिकली स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और जो उनकी ओपनिंग है पैरेन्काइमा सेल भी होती है, गार्ड सेल्स भी होती हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये गार्ड सेल का ही फंक्शन होता है। गार्ड सेल बीन शेप, राजमे की तरह होता है, राजमा या हमारी जो किडनी होती है ना, उस शेप का होता है। और इधर वाली वॉल थोड़ी सी मोटी होती है, बट इलास्टिक भी होती है, क्योंकि इसको ओपन और क्लोज होना है। मोटा इसलिए कि सेफ्टी भी होनी चाहिए, है ना, ओपन और क्लोज हो रहा है तो, और बार बार ओपन और क्लोज हो रहा है तो इलास्टिक भी होना पड़ेगा। बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, गुड। गार्ड सेल्स स्वेल कब? जब उसमें वाटर भरेगा, और ये दिन के समय होगा, इसको बोलते हैं टर्जिड कंडीशन। तो जब टर्जिड कंडीशन में आएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा क्या होगा? ओपन हो जाएगा, और इसको कहेंगे कि स्टोमेटल पोर हमें दिखने लगा। अब भाई ओपन होगा मतलब जगह बन गई, मतलब खाली पोर बन गया, और वो जो खाली पोर है जब वो दिखने लगता है तो हम कहते हैं कि स्टोमेटल पोर बन गया, पोर का डेवलपमेंट हो गया। धीरे धीरे जब रात का समय आता है, ड्यूरिंग नाइट, तो क्या होता है कि ये सर्टेन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आने पर गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलने लगता है और अगल बगल के सराउंडिंग पैरेन्काइमा सेल में जाने लगता है, जिसकी वजह से अभी जो टर्जिड स्टोमेटा था उसमें से वाटर लॉस होने की वजह से धीरे धीरे उसकी जो अकड़ थी कम हो रही है, उसको कहते हैं कि टर्जिड कंडीशन कम हो रहा है, अब वो फ्लैसिड हो जाता है। तो पोर जो हमें दिख रहा था वो धीरे 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 क्लोज हो गया। और क्या हो गया भाई? धीरे 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 क्लोज हो गया। यस, तो इस तरह से सेल श्रिंक कर जाएगी। अब यहां पे बहुत आसानी से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां बहुत ही इजीली आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। ये ऊपर की ओर ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, और ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यही गार्ड सेल होते हैं। यही वाले क्या हैं? गार्ड सेल हैं, जो येलो कलर के बने हैं। दीज टू आप अच्छे से देख पा रहे हो। और बीच में जो खाली जगह है यही आपका स्टोमा पोर है, इसी को आप स्टोमेटा कहते हैं। ये जो बीच का खाली जगह है, जो पोर है, इसको स्टोमेटा कहते हैं, है ना। ये कोई लीफ या इसका कोई अलग से पार्ट नहीं होता प्लांट का, ये खाली जगह ही क्या होता है? स्टोमेटा कहलाता है। ये ओपन हो जाता है ए स्ट्रक्चर में, तो बीच में खाली जगह दिखने लगती है, और जब ये क्लोज हो जाते हैं तो ये पोर बंद हो जाता है, यानी अब ये दिखना बंद हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, इस सेल जब इस कंडीशन में होती है, यानी जब ओपन कंडीशन में है, तो इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टर्जिड कंडीशन है। कैसी है भाई? टर्जिड कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। और बी वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि पानी तो निकल गया, तो इसको हम बोलेंगे फ्लैसिड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? फ्लैसिड कंडीशन है। ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को बहुत अच्छे से कि यहां कोई आफत नहीं है भाई। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, CO2 का अंदर जाना, इसी तरह से गर्मी का मौसम होता है तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो अंदर क्या होता है? वाटर भी तो है, गर्म होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है बाहर। लेकिन जब यहां वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपायरेशन। कॉपी वगैरह भी रखे रहिए, इसको नोट करते रहिए। ओके, ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्रीति, हर्ष, बाकी तो डार्क शैडो गेमिंग पता नहीं। ओके, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो गैस यानी CO2 और ऑक्सीजन ये कैसे आते जाते हैं ये तो समझ में आ गया। चलो भाई, रास्ता तो पता चल गया। अब फोटोसिंथेसिस होता कहां है एक्चुअल में? रियल में कहीं तो होता होगा ना। वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो नीचे का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सा, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती हैं। ये कहां होती हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड होती है। आपको देख पा रहे होंगे दो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, है ना, दो मेम्ब्रेन है।
अब ये जो दो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर को अगर हम काटें और अंदर चलें, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अलावा अंदर देखें, तो गोल गोल ग्रीन कलर के सिक्के बने हुए, जैसे 5-10 रुपए के सिक्के होते हैं, कुछ वैसे गोल गोल कॉइन अरेंज हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे, है ना। तो इनका जो एक ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रैनम। जो अरेंजमेंट है, एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट, अगर आप यहां ध्यान से देख पाए फिगर में, कर्सर को देखिए, तो यहां जो राउंड राउंड गोल गोल स्ट्रक्चर बना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बोला है? इसको बोलते हैं ग्रैनम। और एक से ज्यादा ग्रैनम क्योंकि यहां प्रेजेंट है, तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा इसका ग्रैना। क्या हो जाएगा? ग्रैना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेरी गुड। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूजन क्यों होगा? ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्रैना है ये आपस में जुड़े होते हैं, यू कैन सी इनके बीच में कनेक्शन बना होता है, पुल बना होता है, ब्रिज बना होता है। इसको हम बोलते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं? लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, जो आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो ग्रैनम का कोई भी एक सिक्का उठा लीजिए और कट करके देखिए, तो ये अंदर से कुछ इस तरह के सरफेस दिखाते हैं। ये भी दो मेम्ब्रेन वाले सरफेस दिख रहे हैं ना आपको इधर भी दिख रहा होगा और सामने भी दिख रहा होगा। अब ये जो सरफेस वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक पाउच को, यानी एक इसके दाने को, एक स्ट्रक्चर को हम थैलाकॉइड कहते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेली में पढ़ा होगा, थैलाकॉइड बोलते हैं। और थैलाकॉइड का मतलब है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, झोले जैसी कोई चीज होती है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आप लोग यहीं पे यस सर कह दीजिए प्लीज। जितने भी लोग हैं 47, 48, 50 लोग, यहां से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके, तो थैलाकॉइड का मतलब है बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। यू मस्ट नोट दिस पॉइंट कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में आप सीधे सीधे क्लोरोप्लास्ट लिख देंगे तो भी आंसर आपका सही है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इतना ही दिया है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप फ्यूचर में और अच्छे से बायो पढ़ना चाहते हैं, सो यू मस्ट राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, प्रीति जी, राकेश जी, ओके, थैंक यू, यू आर प्रेजेंट, गुड। हाँ, ये बहुत अच्छा है, अपना सेक्शन भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो बीच में खाली जगह बचती है, ये जितनी भी खाली स्पेस आपको दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखी इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में। एक तो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे सिक्के बना के ऐसे बने हुए हैं, उसको बोलते हैं ग्रैना, और उसके अलावा खाली जगह है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो ग्रैना है वहां होगी लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में पूरी होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार खोजा था, बताया था, इसलिए केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या समझे? केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं? तो 3 सबसे मेन इवेंट होते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वही सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जो सनलाइट है इसकी तो रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट सनलाइट की रेंज होती है
वो 600 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की लाइट को मान सकते हैं। तो स्पेशली जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं 650 से लेके 720 नैनोमीटर तक की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं बहुत अच्छे से। और इसमें से भी जो ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल ए और बी वाले होते हैं वो 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो कि रेड और फार रेड के आसपास है। ये समझ में आ रहा है? रेड और फार रेड के आसपास है ये, ठीक है। तो इस पूरी सनलाइट में से जो कि व्हाइट कलर की होती है उसमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 680 से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है, सनलाइट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एकमात्र ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सनलाइट एनर्जी को इतनी खुशी खुशी एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है सनलाइट की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने, उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी ही धीरे धीरे बॉडी में क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है। सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलेगी, हमको बायोकेमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन, है ना। अब हाइड्रोजन आयन जो बनेंगे उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक फिगर शेयर करूंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक चीज आपने नोट कर लिया, कॉपी पेन उठा के भी नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्या बेटा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, यानी जो H2O मॉलिक्यूल होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन हुआ है वो फ्री होता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम सांस में लेते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं। वो कौन सा ऑक्सीजन है? वो वाटर का ऑक्सीजन है। कौन सा? वाटर का। इसीलिए ये कहा जाता है कि जल जीवन का संचालक है, जल ही जीवन है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हमें मिलता है और ऑक्सीजन के बिना हम मर जाएंगे और वाटर के बिना ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ये समझ में आ रहा है? तो ट्रीज यानी पेड़ को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ रहा है। इसलिए वृक्षों को बचाइए, कोशिश करिए छोटे छोटे वृक्ष भी लगाइए। वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। गुड। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना? वो CO2 के फिक्स होने से बना। किसके फिक्स होने से? CO2 के फिक्स होने से, H2O के फिक्स होने से नहीं। तो आपको दो बहुत अच्छे आंसर मिले होंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन फ्री होता है वो किसका होता है? H2O का होता है। और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल बनती है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो किसके होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। कार्बन के फिक्स होने से बनते हैं, कार्बन के फिक्स होने से बनते हैं। समझ में आया बहुत अच्छे से? वेरी गुड। ओके। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है, या इसी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एक ओवरऑल फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है 6CO2। क्या लिखा है बेटा? 6CO2 plus 12H2O which gives you C6H12O6। ये बैलेंस देख लेना, अभी है नहीं। प्लस 6O2, अब यही O2 कहां से मिला? H2O के ब्रेक होने से मिला, ठीक है। प्लस 6H2O भी बनता है और हमें फूड क्या मिला? C6H12O6। ये जो फूड मिला है यही फूड बाद में ATP बनाता है, यही हमारी केमिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला मॉलिक्यूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लाइट रिएक्शन, है ना। आइए लाइट रिएक्शन को समझते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड है, यानी सनलाइट के बिना ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और ये प्रोसेस कहां होगी बच्चों? जल्दी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। लाइट रिएक्शन की प्रोसेस कहां हो रही है?
किस सेल ऑर्गेनेली में और उसके किस पार्ट में हो रही है? मैं देख रहा हूं फटाफट, क्विक, मैं देख रहा हूं बच्चों, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, बताइए किस पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है? अभी अभी मैंने बताया था। यस, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड होती है ना? कहां पे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है। समझ में आ गया ना? कोई ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? गुड, ओके। वैसे यहां नोट्स में भी लिखा था, आप देख के भी लिख सकते थे। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। The inside of the thylakoid membrane is called lumen and outside of the thylakoid membrane is called stroma, where light independent reactions takes place. स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है ना? राज मौर्य जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ध्यान से सुनिए लेक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन्स सम इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इसका सिंपल सा मतलब है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और उससे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जो लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। अब यहां पे एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया हुआ है लाइट रिएक्शन के लिए। देखिए, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर के केमिकल्स हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर के केमिकल्स हैं। पहला वाला जो केमिकल है ये क्या? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है बेटा। ये फोटोसिस्टम 1 यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 1 और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 2। बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो फोटोसिस्टम बनाते हैं। खूब ढेर सारे 300, 400, 500 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं, कितने? 300, 400, 500 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फोटो सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। तो दो तरह के फोटो सिस्टम बन जाते हैं। एक बनता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा बनता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं और फोटो सिस्टम 2 को P680 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि P700 का मतलब कि सनलाइट में से जो 700 नैनोमीटर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है? और P680 का मतलब कि सनलाइट में से जो 680 नैनोमीटर की लाइट है, वेवलेंथ की लाइट है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप यहां देखिए कि PS2 यानी P680 के पास H2O मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है बेटा? ब्रेकडाउन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है H2O मॉलिक्यूल का। किसी को कोई कंफ्यूजन? और इसके ब्रेकडाउन से क्या हुआ? ऑक्सीजन फ्री हो गया और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बने हैं, अब इसका यूज होगा फर्दर। खासकर इलेक्ट्रॉन यहां पे रिसीव होगा किसके थ्रू? फोटो सिस्टम 2 P680। और जैसे ही ये यहां पे रिसीव होगा, ऊपर से सनलाइट आएगी, है ना? और सनलाइट इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। आप देख पा रहे हैं, जंप कर जाएगा कहां? एक्साइटेड स्टेट में। और फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। खूब सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो भी क्या? एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बहुत एनर्जी है। सनलाइट की खूब ढेर सारी एनर्जी आ गई है, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन में है तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। वो सनलाइट की एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना ये प्रोसेस? अब ये इलेक्ट्रॉन
PS2 से स्टेप वाइज मैनर में PS1 तक पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं भाई? PS1 पे पहुंचेंगे, स्टेप वाइज मैनर में पहुंचेंगे। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है? इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। किसी को कंफ्यूजन हो रही है? नहीं हो रही है ना? मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा बेटा। मैं देख रहा हूं, यस कमेंट कर दीजिए। नहीं हो रही है, गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है। ये PQ नाम के केमिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन, ठीक है? और जब इसको एनर्जी को साइटोक्रोम को ट्रांसफर करता है, CYT-B6F यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या करता है कि डायरेक्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ देता है और उसको ATP में कन्वर्ट कर देता है। और इसके लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? इसके लिए एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन से, जिसको कि सनलाइट की एनर्जी ऑलरेडी मिल गई है। तो अब सनलाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सनलाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, गुड। प्रीति, उदिशा, प्रदीप, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सुपर। होगी भी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? तो अब आपने देखा कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो आपको कंफ्यूजन थी वो दूर हो रही हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इसी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सब जिंदा रहते हैं, सब इसी एनर्जी का यूज करते हैं। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कहा जाता है। चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो फाइनल एनर्जी कौन है? वो एटीपी मॉलिक्यूल होता है। ये समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद अब क्योंकि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां यूज हो गई? एटीपी बनाने में। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? बिना एनर्जी का हो जाएगा, है ना? आप शुरू में आते हैं, जब स्कूल आते हैं, खा पी के आते हो तो मस्त आ जाएगा, बढ़िया, आज तो मार देंगे चौचक, 100 सवाल लगा देंगे मैथ का। और जहां 10-20 टफ क्वेश्चन मिल गए मैथ के, उसके बाद बहुत ज्यादा टफ है भाई, तो क्या हो गया कि आपकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए लंच ब्रेक हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, फिर से लंच करो, एनर्जी आ गई, चलो फिर से पढ़ाई करते हैं। तो अब ये जो एनर्जी कम हो गई है, ओके, ये एनर्जी प्लास्टोसाइनिन नाम के केमिकल के थ्रू फोटोसिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अब कहां ट्रांसफर हो गया? फोटोसिस्टम 1 पे। कहां ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों? फोटोसिस्टम 1 पे ट्रांसफर हो जाएगा। फोटोसिस्टम 1 पे ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा ये भी समझिए। फोटोसिस्टम 1 आप देख पा रहे होंगे, तो फोटोसिस्टम 1 क्या है? फोटोसिस्टम 1 भी क्या है? फोटोसिस्टम 1 भी क्या है बेटा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंटर है। 300-400 मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं क्लोरोफिल के, तब एक फोटोसिस्टम बनता है। तो फोटोसिस्टम 1 भी क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसका? क्लोरोफिल का। लाइट की एनर्जी का यूज करेगा, और उसी सनलाइट की एनर्जी का जब ये यूज करेगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेस हो चुका था, वो फिर से एक्साइटेड हो जाएगा और फिर से जंप करेगा हाई लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से जंप करेंगे कहां? हाई लेवल पे। कहां जंप करेंगे बेटा? हाई लेवल पे। वेरी गुड। इसका मतलब कि इनके पास फिर से एनर्जी आ चुकी है, अब इनको कोई समस्या नहीं हो रही है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब जबकि फोटोसिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है और उसके पास अब एनर्जी भी है, तो अब वो फिर से पाथवे फॉलो करता है।
है ना, और अब की बार एक नए मॉलिक्यूल की ओर मूव करता है, फेरोडॉक्सिन FD, और उसके बाद फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज नाम के एंजाइम के पास FNR, ये एक एंजाइम होता है जिसको अपनी फाइनल एनर्जी दे देता है, इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देता है ना, जितनी भी एनर्जी है सब उसको दे देता है। तो जब उसको दे देता है तो यहां पे एक मॉलिक्यूल होता है NADP, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फॉस्फेट। तो उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। आप शुरू में आप देखिए H2O से जो ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें हाइड्रोजन आयन बने थे, वही हाइड्रोजन आयन अब आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं उस हाइड्रोजन के। इस तरह से NADPH बन गया, और ये जो NADPH है ये 3 ATP के बराबर होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू, इसके पास मतलब जो एनर्जी है वो 3 ATP के बराबर होती है। समझ में आ रहा बच्चों? तो 3 ATP, 1 NADPH इज इक्वल टू 3 ATP। इसकी पावर की बात हो रही है, इतनी एनर्जी होती है इस मॉलिक्यूल में। और ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इन सब का यूज कहां होगा, अभी आगे हम देखेंगे, डार्क रिएक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह से फोटो सिस्टम 2 से वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से एक सीरीज ऑफ केमिकल सीरीज शुरू हुई थी, और ये जो सीरीज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, इसमें ट्रांसफर हो रहे थे, और ये ट्रांसफर होते होते फाइनली NADPH तक आए। और अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो ये Z की तरह दिखता है, इसलिए इसको Z स्कीम भी कहा जाता है, या सिंपल भाषा में लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो ये है लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि क्या बन रहा, ATP बन रहा था, NADPH बन रहा था, लेकिन क्या यहां कार्बोहाइड्रेट बना? नहीं बना, क्योंकि लाइट रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज नहीं बनता है, वो डार्क रिएक्शन में बनता है। तो आगे अगर आप देखें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि शुगर बन रहा है। तो केल्विन साइकिल, जिसको कि बेंसन केल्विन साइकिल कहते हैं, सबसे पहले केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम मेल्विन C केल्विन था, इन्होंने डिस्कवर किया था, और इनको 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए, है ना। तो उन्होंने बताया, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलकर बताया और इसको केमिकली प्रूफ भी किया, इसको प्रूफ किया, केवल बताइए, इसको केमिकली प्रूफ भी किया कि एक्चुअल में जो CO2 है वो फिक्स होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन के बिना डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सीरीज है। ओके, द केल्विन साइकिल इज अ सेट ऑफ chemical reaction that takes place in the stroma, ठीक है। ये प्रोसेस अब कहां हो रही है, ये स्ट्रोमा में हो रही है, ठीक है ना। ये कहां हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। इसके पहले की प्रोसेस कहां हो रही थी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही थी, जगह बदल चुकी है। ओके, तो दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट during the photosynthesis. Is it clear? The cycle is light independent because it takes up the energy which is actually formed in the light reaction. समझ में आ रहे हैं? जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी है उसी एनर्जी का यूज करेंगे, और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये पूरी की पूरी साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है कार्बन फिक्सेशन का। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, कार्बन को फिक्स करना, कार्बन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, दूसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन। और तीसरा स्टेप होता है रीजेनरेशन। क्या होता है, रीजेनरेशन। तो 3 स्टेप में ये पूरा होता है। एक नीचे बहुत अच्छा सा फिगर बना है, इसको मैं जरा सा समझा दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केल्विन साइकिल का फिगर है, C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्लांट में देखा गया था उसकी पत्ती जो काटा गया और उसको पढ़ा गया
तो उस पत्ती की डिजाइन कुछ और दूसरे पत्ती की डिजाइन से अलग थी। जैसे गन्ने के पत्ती का डिजाइन थोड़ा अलग होता है, घास की पत्तियों का डिजाइन उनका टीएस वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो जो डिजाइन थे उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया जो घास और गन्ने की पत्तियां हैं उनको C4 कहा जाता है। और जैसे आम हो गया और नॉर्मल पत्तियां हमारी हो गई जो हम देखते हैं अगल बगल, उसको हम कहते हैं C3। ठीक है बेटा, ये सब क्लास 9th में आप लोगों ने टिश्यू और एनाटॉमी वगैरह में पढ़ा होगा। और जब क्लास 11th में अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कहां हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में एक केमिकल है रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, शॉर्टकट में उसको बोला जाता है RUBP। ठीक है, RUBP ऐसा केमिकल है जो CO2 को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। और यहां पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा रुबिस्को, है ना। RUBP CO2 को तो एक्सेप्ट जरूर करेगा, लेकिन रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में करेगा। वो नहीं होगा तो CO2 एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब CO2 जुड़ गया। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। कितने थे ना, यस, तो 6 कार्बन थे। समझ में आ रहा है, 6 कार्बन जो होते हैं उसके लिए 6 CO2 को जुड़ना पड़ेगा। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 CO2 कार्बन आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये CO2 मॉलिक्यूल RUBP के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट नाम के केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, सिंपल शुगर, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर। अब यही सिंपल शुगर का रिडक्शन होता है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए 6 ATP खर्च करनी पड़ती है, 6 NADPH खर्च करना पड़ता है। ठीक है, 6 ATP खर्च करनी पड़ती है, 6 NADPH यानी 6 मॉलिक्यूल्स खर्च करने पड़ते हैं। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहां बने थे, इसीलिए लाइट रिएक्शन के बिना डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। लाइट रिएक्शन के बिना कभी भी डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये समझ में आया। तो इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना। ये समझ में आ रहा है ना बेटा। तो जब 2 बार 3 कार्बन के ये मॉलिक्यूल बनेंगे तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। यानी 6 दूनी 12 ATP, 12 NADPH। और यहां पे रीजेनरेशन में भी 3 ATP बनते हैं। रीजेनरेशन में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर से RUBP में कन्वर्ट होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल शुगर बनाते हैं, कुछ RUBP बनाते हैं, और इसमें भी 3 ATP खर्च होती है। तो अब आप कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिख लीजिए बेटा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में लिखिए, लिखिए, वेरी गुड, लिखिए। In the formation of 1 glucose molecule, yes, 12 NADPH and 19 ATP molecules are utilized. इस तरह से जाके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ठीक ठाक अच्छे से फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, है ना। तो पहला जो फैक्टर है वो है क्या, लाइट। लाइट जो रेड और ब्लू कलर की लाइट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट मानी जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, लेकिन रेड लाइट, अब रेड लाइट का मतलब 680 नैनोमीटर से ऊपर, है ना, रेड एंड फार रेड।
तो 600 इसीलिए रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बल्ब के आगे रेड कलर की पन्नी लगा दीजिए और वाटर प्लांट्स को ऐसे लगा के चेक करते रहिए, उसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलने लगेगा फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट है। फिर ब्लू कलर की पन्नी लगाइए, फिर येलो लगाइए, और इस तरह से आप अलग अलग पन्नी लगा के चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो लाइट एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है वाटर, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ना मिले, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ना मिले तो फोटोसिंथेसिस भी प्रभावित होता है। यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होता है तो अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है। यानी वाटर एक रॉ मटेरियल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और ये कहां से मिलता है? ये हमें जमीन से मिलता है, हमें नीचे से मिलता है ना। रूट्स उसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा, 0 डिग्री या उसके नीचे होगा, तो भी प्रॉब्लम है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा, 35 डिग्री 40 डिग्री, तो भी प्रॉब्लम है। दोनों ही केस में फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाती है। अ टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इज कंसीडर्ड एज बेस्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस। हाई टेम्परेचर कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं और हाई टेम्परेचर में प्रोटीन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को ही लो कर देता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है ना। हद से ज्यादा, मतलब एक लिमिट के बाद CO2 अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट प्रभावित हो जाती है, लिमिट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या हो गया ये? लिमिटिंग फैक्टर। यानी ऐसा नहीं कि CO2 बढ़ाते चले जाइए और फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती चली जाएगी, नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। तो CO2 की भी एक अपनी लिमिट होगी। समझ में आ गया? यानी CO2 की कंसंट्रेशन हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, एक लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? गुड। देन लास्ट जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। एक्सेस